हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है गाइस कि जो आप लोगों की प्यार है, जो दुलार है वो बरकरार है और आप लोगों का जो पढ़ाई है वो भी बरकरार है ना जी। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे साथी, एक बार फटाफट सभी लोग मेरे बता दीजिए, कंफर्म कर देंगे सभी लोग कि क्या जो मेरी वॉइस है आप सभी तक परफेक्ट तरह से जा रही है, स्क्रीन विजिबल है। तो एक बार फटाफट आप लोग वन टाइप कर दीजिए, क्योंकि आज की सेशन जो होने वाली है ना बहुत ही बेहतरीन होगी। क्योंकि आज की सेशन में हम लोग समान ज्ञान के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी तमाम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए, तो वन बाय वन हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी। तो सभी लोग यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देते हुए कि सर ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मैं अपनी क्वेश्चनों की ओर बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोगों को ज्वाइन हो जानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस पीडीएफ नोट्स, हर एक वो मटेरियल, हर एक वो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी और हर एक इन्फॉर्मेशन आपको जानना भी जरूरी है। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी इसी इन्फॉर्मेशन, इसी उत्साह के साथ आज की मैं सेशन को शुरू करूंगा। और इसी के साथ पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पे जो है ना आ चुकी है। पहले क्वेश्चन को रीड करना है सभी प्रिय विद्यार्थियों को, और जो भी है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देनी है। तो एक बार फटाफट सेशन को भी शेयर कर देंगे आप लोग, कि आपके जो भी भाई बंधु मित्र हैं वो भी जुड़ सके इस क्लास से, इस सेशन से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चन को रीड करनी है गाइज। क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है जी, कि भारत में ताजे यानी मीठे जल का जो प्रमुख स्रोत है ना वो कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है भौम जल, ऑप्शन बी कहता है महासागरीय जल, ऑप्शन सी कहता है नदियों का जल, ऑप्शन डी कहता है झीलों का जल। जी हाँ सर, भारत की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ पे मीठे जल का जो प्रमुख स्रोत है ना भारत में वो कौन सा है? चलिए, ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप लोग यदि बता रहे हो कि सर भौम जल है, गलत है जी। ऑप्शन बी दे रहे हो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दे रहे हो, ये भी गलत है। यदि ऑप्शन डी देकर आप लोग लॉक कर दिए हो और इसी पे अडिग हो तो आपका ये आंसर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। यानी झीलों का जल है ना वो भारत में ताजे मीठे जल का है ना वो प्रमुख स्रोत है। तो याद रखिएगा, जो झीलों का जल होता है, बच्चों झील की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। क्वेश्चन यही है सर, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है ना वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्वेश्चन को लिखोगे सभी लोग, क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। क्यों मैं ये बता रहा हूँ सर, झील की बात हुई है, इससे रिलेटेड मैं सभी तमाम क्वेश्चंस को आपके बीच रखूंगा। जी हाँ, तो विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, और एक बार फटाफट सेशन को शेयर करके लाइक करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी जो है ना मीठे, ठीक है, मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है? चलिए बताइए तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, मीठे पानी का झील। हाँ, चलिए आंसर दे देंगे, मान जाऊंगा मैं कि हाँ जी आप लोग पढ़ाई जो है कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। तो चलिए बिल्कुल फास्ट बता दीजिए गाइस, क्या आप लोग दे रहे हो? वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। यदि जो भी स्टूडेंट सुपीरियर झील की ओर बढ़ रहे हैं ना, हाँ, सुपीरियर झील की ओर यदि आप लोग बढ़ रहे हो तो ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि सर जो विश्व का सबसे बड़ी जो मीठे पानी का जो झील है ना वो सुपीरियर झील है। तो यदि जो भी स्टूडेंट्स ये आंसर दे रहे हैं 100% उनका गलत है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आती है सर, यदि मैं पूछूं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, उसका नाम आप लोग बता दीजिए। भारत की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, चलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, जो आपके जो भी है एग्जाम ओरिएंटेड सभी तमाम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। तो क्वेश्चन को लिखेंगे वन बाय वन करके, हर एक क्वेश्चंस को मैं लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, उसका नाम क्या आप लोग बता सकते हैं? उसका नाम क्या आप लोग बता सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण? तो बता दीजिए। हाँ, सबसे बड़ी जो है ना मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ,
क्या बात है। चलिए यहाँ पे बच्चों लोग का आंसर क्या आ रहा है जी, यहाँ पे सभी प्रिय विद्यार्थीगण का आंसर आखिर है क्या। चलिए बिल्कुल फास्ट यहाँ पे सभी लोग कंफर्म करेंगे, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हाँ, जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और फटाफट सेशन को शेयर करके लाइक करेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थीगण। और मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल फास्ट आंसर बताएंगे कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी का जो झील है ना, वो कौन सा है। नाम याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, नाम याद रखना है बच्चों, वुलर झील है, ठीक है, वुलर झील हो जाएगा गाइस। ओके तो इन दोनों क्वेश्चनों को जो है ना आप लोग अच्छे तरीके से मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा आपके बिहार पैरामेडिकल की एग्जामों पॉइंट व्यू से। तो इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को नोट करेंगे और इसी के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर जो है ना मैं बढ़ूंगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन कहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना, हाँ, भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित जो है ना वो नहीं होता है। जी हाँ, चलिए गड्ढे जो भी आप लोग देखते हो अधिकतर देखने को मिलता है बच्चों, गड्ढे पानी वगैरह जमना, ठीक है, यानी भूदृश्य बहते हुए जल या नदी में जो निर्मित है ना वो नहीं होता है। दिए गए 4 ऑप्शंस में वो कौन सा हो जाएगा, चलिए सभी लोग बताइए। हाँ, ऑप्शन ए कहता है वी आकार की घाटी, या ऑप्शन बी कहता है विसर्प, ऑप्शन सी कहता है गड्ढ, या ऑप्शन डी कहता है हिमोद। चलिए बताइए तो गाइस सभी लोग बताइए कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित जो है ना वो नहीं होता है गाइस। वी आकार की घाटी देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन बी भी जो है विसर्प वो भी देखने को मिलता है, और गड्ढा जो है वो भी देखने को मिलती है, लेकिन जो हिमोड है ना वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ऑप्शन आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी आंसर दे रहे थे उनका आंसर करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। चलिए बहुत खूब मेरे प्यारे साथियों, अगली क्वेश्चन जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे जो है आ चुकी है। क्वेश्चन कहता है गाइस कि टीपू सुल्तान को, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी क्वेश्चंस रहेंगे आपके समान ज्ञान के। जैसा कि दोस्तों आप लोगों सिलेबस से रूबरू होंगे, यानी जो आपके समान अध्ययन की जो एग्ज़ाम ली जाएगी, जो इससे क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं गाइस, बताइए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए सभी लोग बताइए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके जीके के सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब इस जो 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन जो है ना कितना मार्क्स कैरी करेगा, तो 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो कितना हो जाएगा गाइस बताइए, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आप लोग बताइए सर 5 × 20 करोगे तो गाइस कितना हुआ, तो 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का जो है ना आपका जीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है बिहार पैरामेडिकल में, ठीक है। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना तो आप लोगों का इजीली है ना 18+ क्वेश्चन आप लोग करेक्ट करके आ जाओगे, यदि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ लेते हो तो, ठीक है। जो भी मटेरियल आप लोगों को दी रही है यदि अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे वे में, ठीक है, यदि पढ़ लोगे तो ऑफकोर्स आपकी जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्रैक हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो बहुत खूब मेरे प्यारे साथियों, अब इस प्यारे से जो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे दिया ना उसके बारे में जिक्र कीजिए बिल्कुल फास्ट। क्या ऑप्शन दे रहे हो आप लोग। हाँ, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने जो है ना डैश आंगल सैमुड युद्ध में पराजित किया था। चलिए बताइए कितने बार जो है ना पराजित किया था, कौन से युद्ध में इनको पराजित किया गया था बच्चों टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने, बताइए बच्चों किस युद्ध में किया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन यहाँ पे किया जा सकता है, तो याद रखिएगा आंगल मैसूर की युद्ध में गाइस। चलिए बताइए सभी लोग बताइए, और याद रखिएगा प्रथम, दूसरे, तीसरे या 5वें। चलिए बिल्कुल फास्ट, वेल डन, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथी। यदि ऑप्शन सी की ओर बढ़ के ये लॉक दे कर रहे हो ना तो ये आपका जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों तीसरे बार, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। चलिए 1 बाय 1 सभी तमाम क्वेश्चंस को आप लोगों को करना क्या है कि नोट डाउन करना है और लिखते हुए चलना है बिल्कुल फास्ट, ओके। हाँ, अगली क्वेश्चन जो कहती है वो क्या कहती है जी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान है ना जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, काफी प्यारा क्वेश्चन आपसे किया है बच्चों, स्टार मार्क लगा लेंगे।
स्टार मार्क आप लोग लगा लेंगे जो भी बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताना है गाइस, क्या बताओगे कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता की बात की जा रही है, और सिंधु सभ्यता के जो है ना कौन सा स्थान था जो कि रावी नदी के पास स्थित है। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है लोथल, मोहनजोदड़ो या चहुंदो या हड़प्पा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। सर प्रमुख स्थलों की बात यहाँ पे की जा रही है, बिल्कुल फास्ट बताइए बच्चों। हाँ हाँ चलिए बच्चों बताइए कौन सा था गाइस जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, स्थित था। याद रखिएगा, वेल्डन, बहुत अच्छी सर। यहाँ पे हड़प्पा, हड़प्पा जो था ना वो आपको रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। कभी कभी पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, गौर कीजिएगा स्क्रीन पे। यदि मेरे प्रिय विद्यार्थीगण आपसे ये पूछ दिया जाए कि मोहनजोदड़ो जो है ना ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था, बताइए। हाँ, ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। जिस प्रकार इसका आंसर यहाँ पे हड़प्पा होगा, यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो है ना स्थित है, उसी प्रकार यहाँ पे ये भी तो पूछा जा सकता है ना। क्या पूछा जा सकता है, 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को लिखेंगे गाइस। हाँ, और यदि सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो फटाफट सेशन को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस देके आप लोग लिखोगे कि मोहनजोदड़ो की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और ये जो था ये बच्चों किस नदी के किनारे जो है ना स्थित है, बताइए। सभी लोग आंसर कीजिए, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हाँ, किस नदी के किनारे जो है ना स्थित है। क्या बात है, वेल डन, बहुत खूब मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इस प्यारे से जो क्वेश्चन का जो जवाब आ रही है आप लोगों के द्वारा, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही करेक्ट। हाँ, याद रखिएगा ये जो है ना बच्चों, हाँ ये जो है ना सिंधु घाटी के पास ये स्थित है, ठीक है। सिंधु घाटी के पास ये स्थित है, याद रखिएगा। तो जो भी है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेंगे, और ब्रैकेट में इस चीज़ को भी मेंशन आप लोग कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से क्वेश्चंस देखने को मिले थे बिहार पैरामेडिकल की एग्जाम में। तो P/Q यदि पढ़ोगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो सिंधु घाटी तो आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया, लेकिन ये भी लिख लीजिएगा आखिर कौन सी सिंधु घाटी जी, है ना। तो लिख लीजिएगा लड़काना, पाकिस्तान में दोस्तों जो स्थित है, वहीं पे ये स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। चलिए, तो जगह का नाम भी लिख दिया कहाँ पे ये स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो लोथल के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोथल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो लोथल, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, लोथल जो है ना ये किस नदी के पास स्थित है। आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए बस मैं लोथल लिखा हूं, लेकिन आप लोग लिखोगे क्या कि लोथल जो था वो किस नदी के किनारे स्थित है जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे देखने को मिला, तो मैं सोचा कि क्यों ना इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं, इन सभी सभ्यताओं के बारे में भी, ठीक है, इन सभी घाटी के बारे में भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो गौर कीजिएगा, जो लोथल था ना वो बच्चों भोगवा नदी के किनारे स्थित था। आखिर अब ये भोगवा है कहाँ, है ना, भोगवा नदी के किनारे जो था ना स्थित, आखिर ये भोगवा है कहाँ जी। तो ब्रैकेट में ये चीज़ को आप लोग मेंशन कर लेंगे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण कि अहमदाबाद के गुजरात में जो था ना स्थित है, ठीक है। हाँ, अहमदाबाद, जगह का भी नाम मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज जो हो नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं जगह का नाम भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अहमदाबाद के गुजरात में गाइस ये लोथल नामक जो सभ्यता थी वो भोगवा नदी के पास स्थित है। ओके, चलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग 1 बाय 1 सभी लोग नोट कर लेंगे, बिल्कुल फास्ट नोट करेंगे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। और इसी के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्या बात है, चलिए तो फाइनली आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, फोकस करेंगे स्क्रीन पे, और क्वेश्चन को पहले करनी है रीड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहती है, क्या कहती है जी, चलिए बिल्कुल फास्ट करेंगे। सर, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है ना निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। चलिए, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या लोक
सभा अध्यक्ष। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे किया गया है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन से, पॉलिटिक्स से यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मुझे मिल रही है। ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। चलिए, सभी लोग आंसर करेंगे बच्चों। जो राष्ट्रपति हैं वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होते हैं, आप सभी लोग इस चीज से भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस उनको जो शपथ दिलवाने की जो प्रक्रिया होती है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज को लिखा गया है, किस अनुच्छेद में इस चीज को दर्शाया गया है, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि जो इनको शपथ दिलाएगा वो कौन दिलवाएगा। जी हाँ, खुद से तो ये नहीं ना बन सकते हैं, हर एक यहाँ पे पद है, उसके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी है राष्ट्रपति, हर एक चीज़ों का यहाँ पे शपथ के दिलवाई जाती है। ठीक है, तभी यहाँ पे जो भी है वो कार्यरत रहेंगे। तो बताइए बच्चों, पद पे जाने के लिए पहले शपथ उन्हें लेना होगा, तो किन के द्वारा दिलवाया जाएगा राष्ट्रपति को? यही क्वेश्चन आपसे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो होते हुए। जी हाँ, वेल डन मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। यदि बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वही राष्ट्रपति को क्या करते हैं, तो गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। जी हाँ, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे सिर और शेरनियों, ये भी याद आपको रखना होगा कि आखिरकार जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस चीज को लिखा गया है गाइस? बताइए बच्चों, किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है दिलवाएंगे? तो लिख लीजिएगा बच्चों, सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस ये चीज लिख दे रहा हूँ गाइस कि राष्ट्रपति शपथ, हाँ, राष्ट्रपति गोपनीयता शपथ जो है ना, हाँ, राष्ट्रपति यहाँ पे गोपनीयता जो शपथ है इनकी, हाँ, गोपनीयता जो शपथ है, ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल 60 में इस चीज का प्रावधान है गाइस। ठीक है, हाँ, यानी आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति को गोपनीयता की जो शपथ है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाएगा। हर एक चीज इस चीज में लिखा गया है इस आर्टिकल में। तो एक बार पढ़िएगा जरूर, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता है आप लोगों को नहीं है। बस ये जान लीजिए कि वो अनुच्छेद आखिर है कौन। बात करेंगे गाइस, प्रधानमंत्री का भी जिक्र हो रहा है, तो यदि आपसे मैं पूछ डालूं कि प्रधानमंत्री को उनकी पद की जो शपथ है वो कौन दिलवाते हैं गाइस? हाँ, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? बताइए तो सर, सभी लोग बताइए। प्रधानमंत्री को जो शपथ की जो प्रक्रिया होगी वो कौन दिलवाएंगे? तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण याद रखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना दिलवाई जाती है। ठीक है, हाँ, अब ये किस अनुच्छेद में इस चीज का वर्णन किया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो ये भी चीज याद रखिएगा, ये भी चीज याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूं बच्चों। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि जो है ना प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी, हर एक चीज इसमें लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 75 ये कहता है। यदि मैं ये पूछूं आप लोगों से कि सर मुख्यमंत्री की बात यदि मैं करूं, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी दिए गए हैं, हर एक ऑप्शन को मैं डिफाइन करने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज पे फोकस एक बार किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यदि मुख्यमंत्री की बात यहाँ पे किया जाए मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, चलिए बताइए, सभी लोग बताइए यहाँ पे, हाँ, मुख्यमंत्री, क्या बात है? तो बहुत अच्छी बात है मेरे सभी वेल्डन यहाँ पे स्टूडेंट, क्या बात है? तो याद रखिएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना उनके द्वारा मुख्यमंत्री को जो है ना शपथ दिलवाई जाती है। और यहाँ पे ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत गाइस इस चीज का प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, किस अनुच्छेद में इस चीज का वर्णन जो है किया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 164 यानी 164वां यहाँ पे संशोधन ये कहता है कि जो मुख्यमंत्री होंगे उनको राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है ना शपथ की जो भी प्रक्रिया है वो दिलाई जाएगी।
ठीक है, चलिए तो सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप लोग नोट करेंगे और इसी के साथ मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। क्या बात है, यदि सेशन अच्छा लग रही है तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण फटाफट सेशन को लाइक शेयर करेंगे, हाँ बिल्कुल फास्ट, और अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपके स्क्रीन पे नजर आते हुए शो होते हुए, ठीक है, बतानी है कि चीन में लाल क्रांति जो है ना वो कब हुई थी। चलिए क्रांति की बात यहाँ पे की जा रही है, चीन में लाल क्रांति की गई थी। ठीक है, तो ये वर्ष आपको बताना है, वर्ष बताना है आखिर वो कौन सा ईयर था, कौन सा साल था जिस साल चीन में लाल क्रांति हुई थी। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण याद रखेंगे कि सर 1 अक्टूबर, जी हाँ 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में बच्चों चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इस पूरे डेट को आप लोग याद रखिएगा। किस डेट को बच्चों, 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी। ओके माय डियर, जी हाँ, तो ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट लॉक कर दिए हैं उनका जवाब करेक्ट है, परफेक्ट है, बहुत खूब। अगली क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे, मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण क्वेश्चन को करेंगे रीड और उसके बाद आंसर करें कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला जो है ना वो कहाँ पे देखने को मिला है गाइस। हाँ चलिए बताइए, सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे बच्चों। सम्राट अशोक, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता रखा था, मौर्य वंश में भी आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, ठीक है, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट जिनका नाम था सम्राट अशोक। ठीक है, तो इनका जो एक उत्कीर्ण शिला रूप है वो कहाँ पे पाया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, सांची, अमरावती, ठीक है, कनंगहली या अजंता। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए, तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे जी। क्या बात है, हाँ 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 हाँ, सम्राट अशोक की बात की जा रही है। ठीक है, हाँ सम्राट अशोक की बात की जा रही है बच्चों, मौर्य वंश से रिलेटेड ये सम्राट हैं और इनका जो एक बहुत ही प्रमुख जो उत्कीर्ण शिलालेख है ना वो कहाँ पे गाइस देखने को मिला था, याद रखेंगे। हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, कंगन हली, यानी ऑप्शन जो सी आप लोग आंसर दे रहे हो ना, ये आंसर आप लोगों का सही है, परफेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। यहाँ पे ये भी चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो स्थान आप लोग देख रहे हो ये स्थान जो है ना बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, लिख लीजिएगा। हाँ बौद्धों का ना, बौद्धों का ये बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो इस चीज को भी लिख लें, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कंगनहली जो था वो किसके यहाँ पे तीर्थ स्थल है, बौद्धों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, क्योंकि ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये बौद्धों का महत्वपूर्ण, हाँ इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ गाइस। तो चलिए सभी लोग नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण जो है ना वो तीर्थ स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है जी, तो तीर्थ स्थान। क्या बात है, हाँ तीर्थ स्थान है, नोट में आप लोग मेंशन इसको कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ओके माय डियर, हाँ जी चलिए बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस मैं बढ़ूंगा और नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। क्वेश्चन को करनी है पहले रीड, उसके बाद आंसर आपको देनी है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक जो था ना वो क्या था जी। चलिए आप लोगों को पता है 1857 की जो क्रांति हुई थी, भली भांति आप लोग इस चीज से परिचित होंगे। तो बतानी है बच्चों कि ये स्वतंत्रता संग्राम का उस समय जो ये क्रांति हुई थी, जो उस समय संग्राम हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह जो था ना वो क्या था जी। कमल और रोटी, बाज, रुमाल या तलवारें, बता दो सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर कर दीजिए। हाँ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे गाइस। क्या बात है, हाँ क्या बात है, वेल डन। चलिए बहुत खूब, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हो, हाँ चलिए। तो गाइस ये जो प्रथम संग्राम था, जो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो ये प्रथम क्रांति थी,
तो इसको जन जन तक इसकी आवाज़ पहुंचाने के लिए दोस्तों इस संग्राम का जो प्रतीक चिन्ह था ना वो कमल और रोटी था। ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखनी है क्या, तो कमल और रोटी, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर। ओके माय डियर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण की गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, बताना है सभी लोग को, बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच आया हुआ है बच्चों, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के। हाँ, पूछा क्या गया है आप लोगों से कि जो गुरु अर्जुन देव थे ना ये किसके समकालीन थे। कौन ऐसा मुगल सम्राट हुआ जिसके समकालीन गुरु अर्जुन देव हुए हैं। ये गुरु अर्जुन देव की मैं यदि बात करूं तो बच्चों याद रखिएगा ये सिखों के 5वें गुरु थे। किसके, तो सिखों के ये 5वें गुरु थे। वे गुरु बच्चों किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, अधीन थे। चलिए यही क्वेश्चन आपके बीच आया हुआ है। हाँ वेल डन सर, याद रखेंगे सर जहांगीर यानी ऑप्शन बी। जो भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं उनका आंसर जो है परफेक्ट है। याद रखेंगे बच्चों गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे स्टार मार्क देने के बाद कि गुरु अर्जुन देव जो थे ना ये किसके गुरु थे और कितनेवें नंबर के गुरु थे। इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख लीजिएगा बच्चों, गुरु अर्जुन देव जो थे ना ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु थे। हाँ क्या बात है, वेल डन, बहुत खूब मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। गुरुदेव अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे। ओके यस, चलिए तो लिख लीजिएगा। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं आप लोगों से पूछूं, गुरुओं की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आती है जो कि इम्पोर्टेंस था। जैन धर्म के संस्थापक यदि मैं बात करूं तो वो कौन थे। चलिए तीर्थ स्थलों और जो भी हैं गुरु ऋषियों की बात यहाँ पे हो रही थी। क्वेश्चन और इम्पोर्टेंस है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंस है गाइस, तो बतानी है जैन धर्म। गौर कीजिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, संस्थापक। क्या बात है, चलो फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। जैन धर्म के संस्थापक याद नाम रखिएगा ऋषभ देव जो थे ना वो जैन धर्म के संस्थापक थे। सर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना है। यदि पता है तो बिल्कुल फास्ट कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन मैंने क्या किया आपसे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, हाँ जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ना वो कौन थे। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए, सभी लोग बिल्कुल फास्ट बताएंगे। हाँ जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, तो इनका भी जो नाम है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा ऋषभ देव ही नाम था। ठीक है, हाँ यही गुरु जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनती है, इंपॉर्टेंट है कि सर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर की यदि बात किया जाए तो कौन थे। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। चलिए हर एक क्वेश्चन जो भी मैं स्क्रीन पे आपके बीच लिखवा रहा हूँ सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये बता दीजिए कि जैन धर्म के, ठीक है हाँ जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर, अंतिम और जो है ना 24वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, इनका नाम बिल्कुल फास्ट कमेंट आप लोग कीजिए। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण मैं सभी का कमेंट देखने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट। चलिए हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। चलिए क्या बात है। और यहाँ पे एक प्यारा सा नगमा आपके बीच में पेश करना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे सर मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। हाँ तो यहाँ पे एक प्यारा सा नगमा याद आई। ठीक है कि आते आते तेरी यादें आ गई, जाते जाते तुझे भूला गया हो, आते आते तेरी यादें आ गई, जाते
जाते जाते तुझे भूला गया। चलिए गाइस, तो आई होप आप लोगों को कम से कम ये सॉन्ग सुनकर थोड़ा सा मन में तसल्ली हुआ होगा कि हाँ जी चलिए मेरा सर जो है ना नाम लेने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार गाइस नाम आप लोगों का लिया जाएगा। इस प्यारे से क्वेश्चन का जो है ना करेक्ट आंसर दीजिए। और क्लास के साथ साथ हम लोग थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हम लोग किया करेंगे, ताकि जो है ना माइंड में आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए सभी तमाम जो क्वेश्चन है सभी को लिख कर यहाँ पे जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे ना, याद रखेंगे बच्चों, महावीर थे, महावीर थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। चलिए यदि अच्छा लगा होगा तो फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे गाइस। जी हाँ, चलिए क्या बात है बच्चे तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देंगे उसके बाद कि सर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया जी, बताइए सर। हाँ, बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा गाइस, सभी लोग बताएंगे। हाँ, गौतम बुद्ध की जिक्र की जा रही है सर। हाँ, तो बच्चों महापरिनिर्वाण का अर्थ जो है ना बौद्ध धर्म में क्या होता है, तो सर देह त्यागना, आत्मदाह करना, इसको हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म में, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो बतानी है बच्चों, गौतम बुद्ध ने अपना जो देह त्याग किया था वो लुम्बिनी में किया था, सरनाथ में किया था, कुशीनगर में किया था, या बौद्ध गया में किया था। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। जी हाँ, वेल डन मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुशीनगर में जो है ना गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया था, याद रखिएगा, याद रखना है बच्चों आप लोगों को। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण बताएंगे, क्वेश्चन क्या कहती है कि सर मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। जी हाँ बताइए, मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है ना वो किस काल हुई थी गाइस। चलिए 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं। सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है बिल्कुल फास्ट मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण आंसर देंगे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। यदि सेशन अच्छा लग रही है तो फटाफट सेशन को एक बार शेयर करेंगे जी, और भी अपने भाई बंधु मित्र की सेशन को पहुँचाएंगे, इस वीडियो को पहुँचाएंगे। और मूर्ति पूजा का जो आरंभ है ना वो कब से माना जाता है, याद रखना है आप लोगों को। हाँ, याद रखना है आप लोगों को गाइस, कब से। चलिए बताइए सभी लोग बताइए। हाँ, वेल डन। कुषाण काल देने वाले स्टूडेंट गलत होंगे, मौर्य काल देने वाले गलत होंगे, और उत्तर वैदिक काल देने वाले स्टूडेंट्सों का जो आंसर है ना वो भी यहाँ पे 200% गलत है। लेकिन 100% करेक्ट के लिए आप लोगों को पूर्व आर्य काल की ओर बढ़ना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर गाइज मैं बढ़ूंगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कहती है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का जो है ना वो निर्माण जो है किया गया था। जी हाँ, आगरा का किला की बात यहाँ पे की जा रही है। कौन ऐसा मुगल बादशाह हुआ जिसके द्वारा आगरा का किला का निर्माण किया गया था, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। बताइए तो गाइस, सभी लोग बताइए। यह एक यूनेस्को द्वारा ये एक धरोहर है, ठीक है, आगरा की किला। तो इसका जो निर्माण है किस मुगल बादशाह के द्वारा जो है ना किया गया था गाइस। चलिए बिल्कुल फास्ट बताइएगा। हाँ, यूनेस्को द्वारा ये एक विश्व धरोहर है गाइस, और इस किले का जो निर्माण है ना अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी इज अ करेक्ट और परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा इस किले का जो है ना निर्माण करवाया गया था, अकबर, नाम याद रखना है, ठीक है। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। फटाफट सभी तमाम क्वेश्चंस को आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है ना घोषित किया गया था जी। 2017, 2020, 2019 और 2022। बताइए तो गाइस, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी जो भाषाएं हैं ना उसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है ना घोषित किया गया, वो कौन सा ईयर है, कौन सा साल था। चलिए क्या बात है,
हम्म। हाँ, तो सर याद रखेंगे वर्ष 2019 को सर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है ना सभी स्वदेशी भाषाओं को घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 2019, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है और परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन आप लोग नोट डाउन कीजिएगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, और बताएंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था जी। हाँ, चलिए दूसरे विश्व युद्ध की बात की जा रही है सर, आप लोग जानते हो अब बहुत ही जल्द थर्ड वर्ल्ड वार भी होने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो वर्ल्ड वार हो चुकी है, जो युद्ध हो चुकी है विश्व युद्ध, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा वो भी मैं बताऊंगा, सेशन के एंड में बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले ये बताओ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। 1939, 1941, 1942 और 1943। तो सर अमेरिका की बात की जा रही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो कब प्रवेश किया था, कब शामिल किया था। तो पहले ये आप लोग बता दो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ना कब इसकी शुरुआत हुई थी, कब समापन हुआ था, तब उसके बाद इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर देना। जी हाँ, पहले तो आपको ये जानना होगा कि सर आखिर द्वितीय विश्व युद्ध की बात यहाँ पे मैं करूँ तो ये कब इसका प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे सर, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज कब किया गया था, कब प्रारंभ हुआ था सर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। हाँ, शुरुआत की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, तो गाइस आप लोग क्या बता रहे हो। हाँ, तो आप लोग यही बता रहे हो ना सर कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो 1 सितंबर, ठीक है, हाँ 1 सितंबर सर 1939 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो समापन हुआ वो कब हुआ जी, वो कब हुआ चलिए बताइए। हाँ, युद्ध कब समाप्ति हुई, कब इसका समापन हुआ, तो सर ये भी डाटा को याद रखना है कब से कब तक चला था। तो सभी प्रिय विद्यार्थीगण यहाँ पे बता रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है कि सर 2 सितंबर, जी हाँ 2 सितंबर सर 1945 ईस्वी तक जो है ना ये युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, यानी बच्चों लगभग यहाँ पे 4 से 5 साल की ये युद्ध हुई। ठीक है, जिसमें गाइस आप लोग विश्वास नहीं करोगे 70 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा इसका भाग बने थे इस युद्ध में। और इसमें इस युद्ध में बच्चों अप्रॉक्स बहुत ही क्षति हुई, काफ़ी लोगों इसमें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, तो इस युद्ध में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कब इसमें जो भी है शामिल हुआ था, क्वेश्चन यही आपसे किया जा रहा है। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण याद रखें कि 8 सितंबर, जी हाँ फुल डेट को याद रखना है आप लोगों को कि 8 सितंबर, ठीक है 1941 ईस्वी में जो है ना सर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, तो इस पूरे डेट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। सर क्वेश्चन किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं जिक्र कर दिया। ठीक है, चलिए बिल्कुल फास्ट सभी लोग लिखिएगा, सभी लोग बिल्कुल फास्ट इस क्वेश्चन को लिखेंगे और अगली क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा। ओके, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है, एक से पॉइंट को भी नोट कीजिएगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन गाइस यही कहता है कि सर निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा जो है ना वो नहीं करती थी। चलिए, डोमिनियन दर्जा, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल, या यहाँ पे एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, या वयस्क मताधिकार। चलिए बताइए तो गाइस, नेहरू के द्वारा एक रिपोर्ट पेश किया गया, तो दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सी जो उनके द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट वो नहीं है गाइस, उसकी अनुशंसा जो है वो नहीं करती है। दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा हो जाएगा। चलिए बिल्कुल फास्ट बताएंगे सर, बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे, क्या बात है, वेल डन। हाँ जी, पृथक निर्वाचक मंडल, यानी ऑप्शन जो बी आंसर दे रहे हो ना ये आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो सभी इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है, वो सभी इन चीज़ में लिखा गया था। लेकिन जो ऑप्शन बी है पृथक निर्वाचक मंडल, इस चीज़ का मेंशन नेहरू जी के द्वारा जो है रिपोर्ट में नहीं की गई थी। ठीक है, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है ना ओडिशा से संबंधित है। जी हाँ, भारत के ओडिशा राज्य की लोक नृत्य की बात की जा रही है। दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा
जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों छऊ, तमाशा या मलखब या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे गाइस, सभी लोग यहाँ पे बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे। यहाँ पे एक बार फटाफट सेशन को भी शेयर कर देंगे यहाँ पे। हाँ चलिए, कौन सा गाइस यहाँ पे जो लोक नृत्य है वो ओडिशा से संबंधित है, यानी भारत के ओडिशा राज्य की बात की जा रही है, लोक नृत्य की बात यहाँ पे की जा रही है। वेल्डन मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण, ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट लॉक कर दिए हो उनका जवाब जो है वो करेक्ट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। बच्चों छऊ जो है ना, याद रखिएगा, ये जो छऊ लोक नृत्य है ये एक आदिवासी नृत्य है। पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, जरा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है ना यह एक आदिवासी नृत्य है छऊ। ठीक है, हाँ क्या है जी, तो छऊ एक आदिवासी नृत्य है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आदिवासी नृत्य है। ओके, क्या बात है। हाँ सर, इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है ये भी आप लोग जान जाइए जरा सा। छऊ के बारे में जब जिक्र किया गया है तो ये भी जान जाइएगा कि सर ये ओडिशा के साथ साथ ये बंगाल, ओके, उसके बाद सर बंगाल के बाद आपका ओडिशा तो है ही, उसके बाद गाइस झारखंड हो जाएगा। हाँ, इन सभी जो राज्य है ना यहाँ की जो भी ये लोक नृत्य शैली गाइस है। ठीक है, हाँ लोकप्रिय, काफी लोकप्रिय है ये सभी नृत्य। ठीक है, हाँ तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, ओडिशा ना देकर बंगाल भी दिया जा सकता है और झारखंड का भी यहाँ पे ऑप्शन में आपका रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा, इसलिए जान जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताओगे गाइस कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है ना वो म्यांमार के साथ थल सीमा साझा करती है। चलिए बताइए, बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया या लाओस। बताइए तो सभी लोग यहाँ पे देशों में से कौन सा देश जो है ना वो म्यांमार के साथ जो है ना कौन सी तो थल सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, आंसर भी देना है। वेल डन, बहुत खूब गाइस, यहाँ पे बता रहे हो सर कंबोडिया, तो ये आंसर आप लोगों का सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन कहती है कि सर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। हाँ चलिए, भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे उनका नाम जो था वो केवी के सुंदरमन या सुकुमार सेन या डॉक्टर नागेंद्र सिंह या टी स्वामीनाथन। चलिए बताइए तो गाइस, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से, क्या बात है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण का जो आंसर है ना वो एकदम परफेक्ट आ रही है, यानी सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन बी जो है ना ये आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों सुकुमार की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए जिनका नाम सुकुमार सेन था। यदि आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो कार्यकाल इनका रहा वो कब से कब तक का रहा, तो लिख लीजिएगा सभी लोग कार्यकाल। हाँ, कार्यकाल जो इनका रहा ना वो मार्च 1950 से लेकर सर दिसंबर 1958 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, हाँ फिर उसके बाद कभी कभी यह भी पूछा जा सकता है कि सर सुकुमार सेन जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये भी लिख लीजिएगा सर इनको 1954 में, ठीक है, इनको 1954 में एक बहुत ही यहाँ पे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस पुरस्कार का जो नाम था ना वो पद्म भूषण था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सभी लोग, हाँ पद्म भूषण पुरस्कार से जो है ना इनको सम्मानित किया गया था सर, कब, तो 1954 ईस्वी में। ओके, हाँ इस डाटा को अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जिक्र किया जा सकता है। ओके, हाँ
चलिए, क्या बात है, वेल डन, बहुत अच्छी बात है मेरे सभी प्रिय विद्यार्थीगण। आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत ही बेहतरीन लग रही होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग की साक्षी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वो संबंध जो है वो है। चलिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों का मुख्यमंत्री या संघ राज्य के क्षेत्रों का जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे। चलिए, बात किया जा रहा है सर नीति आयोग की साक्षी परिषद की बात यहाँ पे की जा रही है ना। तो इससे जो संबंध है वो नहीं है, कौन इससे संबंध नहीं है गाइस, किसका, तो याद रखिएगा सर राष्ट्रपति है ना, उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, से कुछ भी उनका लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो नीति आयोग की बात यहाँ पे हो रही है। बिहार पैरामेडिकल में इससे क्वेश्चन भी किया गया था, ठीक है। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे देखिए गाइस, नीति आयोग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए, नीति आयोग की यदि मैं गठन की बात करूं तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए तो गाइस सभी लोग। नीति आयोग की यदि मैं गठन की बात यहाँ पे यदि करूं तो इसका जो गठन हुआ था ना वो कब हुआ था। हाँ, चलिए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे गाइस। तो नीति आयोग का जो गठन हुआ था यहाँ पे यदि आप लोग बता रहे हो कि सर 1 जनवरी सर 2015 ईस्वी में सर इस आयोग का गठन किया गया था। लेकिन यदि ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जो कि बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में किया गया कि सर नीति आयोग का पूर्व नाम जो है ना वो क्या था और उसकी गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन किया गया था ना। तो बताइए, P/Q यदि आप लोग पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन यही था कि नीति आयोग का जो पूर्व नाम था वो योजना आयोग था जी। क्या था, योजना आयोग नाम इसका था। और इसकी जो गठन है वो कब किया गया था, योजना आयोग की गठन। चलिए, बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर देंगे, वेल डन, बहुत खूब सर। यदि बता रहे हो कि सर 5 मार्च 1950 ईस्वी में सर योजना आयोग की जो है ना गठन किया गया था और इसी को यहाँ पे इसका नाम बदल के इस आयोग का नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। अब आप लोगों से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा बच्चों, जो बिहार पैरामेडिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि सर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए, अब आप लोग इस प्यारे से क्वेश्चन का जो आंसर है ना फटाफट वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बताइए। तो सर नीति आयोग, हाँ, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है ना वो कौन होते हैं, अध्यक्ष, क्या बात है, बिल्कुल फास्ट। मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट इस सेशन से जुड़े हुए हैं, इस क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सभी लोग इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल फास्ट, जैसे ही सेशन एंड होगी आप लोगों को करना क्या होगा कि इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताना होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष आखिर होते हैं कौन। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार के सेशन के साथ। आज की सेशन आप लोगों को कैसी लगी इसका भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी को वंदे मातरम।